नमस्कार। आज हम सदिश बीजगणित के बारे में बात करेंगे, जो कि इस 12वीं क्लास का सबसे आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में आप जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, सदिश और बीजगणित, केवल इसको कंबाइंड करके ये चैप्टर बनाया है, जिसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो इस चैप्टर के अंत तक आप क्या जान पाएंगे, वो आइए हम देखते हैं। जब ये पाठ समाप्त होगा, आप देख पाएंगे कि सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं, स्थिति सदिश क्या होती है, दिक् कोसाइन किसे कहते हैं, सदिश कितने प्रकार का होता है, सदिशों का योगफल क्या होता है, खंड सूत्र क्या है, और सबसे आखिर में सदिश का सदिश से गुणनफल कैसे होता है, ये आप जान पाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि जिसमें केवल हमारा परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। अब चूंकि परिमाण है, दिशा नहीं है, तो इसमें उदाहरण में हम ले सकते हैं समय, दूरी, क्षेत्रफल, कुछ भी हो सकता है, किसी की ऊंचाई कितनी है, ये सब राशियां अदिश राशि में आ जाती हैं। इसी प्रकार से सदिश राशि की बात करें, सदिश में अपने परिमाण के साथ साथ दिशा भी शामिल हो जाती है। जैसे मुझे यहां से विद्यालय जा रहा हूं, चूंकि विद्यालय जा रहा हूं, मेरी दिशा हो गई। इसी प्रकार से वेग, बल, विस्थापन, ये सारे उदाहरण सदिश राशि के हैं, जिन्हें आप बचपन में देख चुके हो। मैं कुछ विशेष उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। उस उदाहरण में जब आप देखोगे कि आप लोगों ने लाइन सेगमेंट पढ़ी हुई है। जब हम लाइन सेगमेंट रेखाखंड की बात करते हैं, ए बी रेखाखंड है और यह है मान लो मेरा 3 सेंटीमीटर का, तो यह है अदिश राशि। लेकिन वहीं अगर मैं इसमें कह दूं कि यह ए से बी की तरफ है, तब यह हो गया सदिश राशि। इसको और समझने के लिए हम जब ग्राफ में आते हैं, तब बहुत आसानी से इसको समझ पाते हैं। ग्राफ से कैसे, आपको पता है कि यह इसका मूल बिंदु है। एक मैंने यहां पर निर्देशांक बनाया, एक निर्देशांक मैंने यहां बनाया। अगर ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो आप बता सकते हो यहां पर कितना निर्देशांक होगा। बिल्कुल ठीक, यहां हो गया निर्देशांक 1 0, और जो y अक्ष पर है वहां निर्देशांक हो जाएगा 0 1। दोनों की दूरी समान है, दूरी 1 ही सेंटीमीटर है। क्या आप बता सकते हो कि अगर मैं कहूं 0 1 है, तो क्या आप यह कह सकते हैं कि जी ये y अक्ष पर होगा या x अक्ष पर होगा? हम नहीं बता सकते, नहीं ना। अगर 0 1 है तो आप सीधा कहेंगे सर ये y अक्ष पर है, और अगर मैंने कहा 1 0 है तो आप कहेंगे सर ये y अक्ष पर नहीं, ये तो x अक्ष पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसमें दिशा शामिल हो गई, x अक्ष की दिशा या y अक्ष की दिशा। इन्हीं सब में आनंद लेते हुए हम लोग आगे इस जो हमारा बीजगणित है सदिश की, इसको जान पाएंगे। आगे समझते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश में एक शब्द से ही पता लगता है, यानी पोजीशन। किसी की भी पोजीशन पता अगर हमें करनी होती है, तो कहां से पता करना है? आप वहां हैं, मैं यहां हूं, मेरे यहां से आपकी पोजीशन या दरवाजे से आपकी पोजीशन, सारा अंतर है ना। इसी प्रकार से लेकिन सदिश में क्या है? सदिश में हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास जो आपने 11वीं में पढ़ा था कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। अगर कोई मेरे पास बिंदु है P, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से पोजीशन पता करना, स्थिति पता करना, इसका स्थिति सदिश कहलाता है। अर्थात ये ओरिजिन है, इसका मूल बिंदु है, इस ओरिजिन, इसके निर्देशांक होंगे 0 0 0। यहां से अगर मैं इसकी स्थिति देखूं तो ये हो गया इसका स्थिति सदिश। इसके साथ
जरूरी नहीं है पी हो सकता है यहां पर मेरा ए है, यहां पर मेरा बी बिंदु है। तो वही मूल बिंदु से ही देखेंगे सबकी स्थिति। मूल बिंदु से इस सदिश को देखना, ये इसकी स्थिति दिखाएगा, और अगर बी को देखेंगे तो ये इस बी की स्थिति दिखाएगा। अब इसको छोटे रूप में, प्रतीकात्मक रूप में क्या करते हैं, ए वाले को मैं ऐसे भी लिखता हूं, छोटी अंग्रेजी का ए बना करके ऊपर तीर का निशान लगा दिया। बी में मैंने छोटा बी लिखा और तीर का निशान लगा दिया। पी है, इसको हम सामान्य तौर पर, जिससे कि सभी जगह एक जैसा जाए, हम इसको आर से निश्चित करते हैं, आर। तो पी का जो स्थिति सदिश हुआ वो हो गया आर, बी का बी हो गया, ओ बी। हम इसको क्या और लिख सकते हैं, तो आप देखना हम क्या करेंगे, ओपी सदिश को मैंने लिख दिया आर। इसी प्रकार से ओ ए सदिश को लिख दिया ए। आप ओ बी सदिश को लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बी हो जाएगा। इस तरह से किसी भी सदिश की स्थिति हम पता कर सकते हैं। सदिश में अभी तक जो आपने देखा उसमें एक छोटी सी बारीक चीज पर और हम चर्चा कर लेते हैं तो आपको सदिश और क्लियर होगा, और वो छोटी सी चीज है कि आप लोगों ने लाइन पढ़ी है, और लाइन में आप जानते हो इधर भी ऐसे होती है, और इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। इसके अलावा आपने लाइन सेगमेंट पढ़ी, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया ए बी से। चूंकि सदिश में केवल दिशा नहीं है, परिमाण भी है, इसलिए हमें क्या ध्यान रखना, हमें ध्यान ये रखना है कि यदि ये कैपिटल लेटर में है तो यह केवल जहां से शुरू हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है वही केवल दूरी है। जहां से शुरू हो रहा है उससे पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, और जहां खत्म हो रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। अर्थात अगर मैं यहां ए बी की बात करूं और मैंने कह दिया कि ये वेक्टर है, अगर मैंने यहां तीर का निशान लगा दिया, अब ये सदिश हो गया। अगर निशान नहीं था तो सदिश नहीं था। दूसरी बात, जरूरी नहीं है यहां लगे, यहां भी लगा, लेकिन यदि ये कैपिटल लेटर है, इसका मतलब हुआ कि ये इस बी से आगे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर कैपिटल, आमतौर पर जब हम दिशा पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में क्या आता है, इनफाइनाइट जा रहा है जी। लेकिन अगर ये बी कैपिटल है, ए कैपिटल है, इसका मतलब ये इसका अंतिम बिंदु है। इसलिए सदिश में हमें दो चीजें खास तौर पर समझनी चाहिए। पहला प्रारंभिक बिंदु, दूसरा अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी परिमाण कहलाएगी। जैसे अगर मैं अभी बात करता हूं P और यहां है Q, और मैंने बना दिया PQ। अब P से Q के बीच की जो भी दूरी है ये परिमाण है, लेकिन दिशा P से Q की तरफ है। अगर मैंने इसको ऐसे बनाया होता Q P, अब मेरा सदिश शुरू हो रहा है Q से, जा कहां तक रहा है, P तक। जो विशेष आपको जहां सबसे ज्यादा गलत होता है, P से आगे नहीं जा रहा है, P तक है, यानी इसका जो परिमाण है वो केवल P है। तो जो हमने अभी अभी पढ़ा था, जैसे हम यहां देखें तो O से P जो दिख रहा है, P के पास तीर होने पर अधिकांश विद्यार्थियों को गलतफहमी होती है कि जी ये P से आगे तक कहां तक जाएगा, क्या इनफाइनाइट जाएगा क्या? दिशा वो है, लेकिन ये P इसका अंतिम बिंदु है। ये आपको खास ध्यान करना है। अगर हम उस चित्र में देखें, A, B, P, C कुछ भी लिखा हो, जहां से वो प्रारंभ हो रहा है तो O से शुरू हुआ, और जो कैपिटल लेटर में लिख रहा है वो उसका अंतिम बिंदु होगा। ये एक इसमें विशेष बात है। अभी एक और विशेष बात मैं इसमें और बता दूं कि अगर किसी सदिश का हमें परिमाण निकालना हो तो कैसे निकालना, तब हम उसके बाद चलेंगे। इस एक और प्रश्न आप देख रहे होंगे कि दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का
आलेखीय निरूपण कीजिए। आइए इसका आलेखीय निरूपण देखते हैं। तो जब भी हम कभी भी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से संबंधित प्रश्न देखें और किसी भी विषय में देखें और किसी भी अध्याय में देखें, तो एक रफ साइड में एक छोटा सा ऐसे नक्शा अवश्य बना लेना। यहां हमेशा ध्यान रखना, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये मैंने रफ साइड में बना लिया। इसको देख करके मैं अगर इस प्रश्न को करूंगा तो कभी भी प्रश्न मेरा गलत नहीं होगा। जैसे दक्षिण से 30 डिग्री, तो सबसे पहले मैं अब प्रश्न हल कर रहा हूं। इसका आलेखीय निरूपण करते समय दक्षिण मेरा नीचे है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम इस साइड आ रहा है। अगर यही पूरब होता तो उधर होता। तो दक्षिण से पश्चिम की ओर कितना, 30 डिग्री, और कितने दूरी पर है, 40 किलोमीटर। तो यहां से एक पोजीशन ये हो गई जो कि कोण बना रही है 30 डिग्री दक्षिण से पश्चिम, और इसकी तीर लगा दिया। लेकिन अगर मैंने यहां पर कैपिटल लेटर में ए लिख दिया, इसका मतलब ये अंतिम बिंदु हो गया, जिसका कि मूल बिंदु से विस्थापन मेरा रहा 40 किलोमीटर। आनंद आया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। दिक् कोसाइन। आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ी है। त्रिकोणमिति के हिसाब से कॉस अवश्य पढ़ा होगा, कोसाइन, है ना। इसमें कोसाइन तो वही कोसाइन है, लेकिन दिक् कोसाइन क्या होता है सदिश में, वो जानते हैं। त्रिविमीय में, त्रिविमीय अर्थात ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस। अगर कोई भी बिंदु है P जो अंतरिक्ष में है, उस अंतरिक्ष के बिंदु की ओरिजिन से, मूल बिंदु से जो पोजीशन है और इसके निर्देशांक हैं x, y और z, इस OP जो सदिश है, ये OP सदिश तीनों अक्षों के साथ जो कोण बना रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं कि ये सदिश x अक्ष के साथ मान लो अल्फा कोण बना रहा है, y अक्ष के साथ मान लिया बीटा कोण बना रहा है, और यही सदिश z अक्ष के साथ मान लो गामा कोण बना रहा है। इस सदिश का तीनों अक्षों के साथ जो कोण बना, इन कोणों का कॉस में वैल्यू, अब कॉस में वैल्यू समझने के लिए आपको बी अक्ष से जल्दी समझ में आ जाएगा, वाई अक्ष से। कैसे? हमने ये नीचे लिया तो आपको पता है कि ये जो वाई है, ये वाई आपकी ये वाली डिस्टेंस हो गई। अगर हमारे पास ओ ए वाई हो गया और ये जो लंब है, ये कर्ण है, पूरा एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसको हमने आर वेक्टर कहा है। अगर मुझे इसका कॉस बीटा निकालना हो, आप जानते हो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि कोसाइन होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार मेरा y हो गया और कर्ण मेरा हो गया r। कॉस बीटा हो गया मेरा y बटा r। इसी प्रकार से अगर मैं x अक्ष की तरफ गया तो वो हो जाएगा कॉस एल्फा हो जाएगा मेरा x बटा r, मेरा कॉस गामा हो जाएगा z बटा r। और इसका सिंबल बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना, L यानी कॉस एल्फा, M यानी कॉस बीटा, और N को हम सिंबल में कॉस गामा कह देते हैं। अर्थात कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, या L, M और N हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। एक छोटी सी चीज और आप समझें कि इसका मतलब हुआ कि L की वैल्यू मेरे पास हो गई x बटा r, M की वैल्यू क्या हो गई y बटा r, और N की वैल्यू क्या हो गई
बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, z बटा आर। यदि मैं इन तीनों का वर्ग करके जोड़ दूं तो क्या आएगा, लेकिन उसे जानने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमें एक एक्स वाई जेड किसी का दे रखा हो तो यह क्या कहलाता है अब सदिश में, और अगर हमें यह पता हो तो हमें यह दूरी पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे। पहले हम इसे जानेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को करेंगे। मान लो मेरे पास एक P बिंदु सदिश OP सदिश दे रखा है R, मुझे इसका परिमाण पता करना है। तो परिमाण के लिए x, y और z ये दिक् अनुपात कहलाते हैं। x, y, z दिक् अनुपात कहलाते हैं। एक और नाम है इसका, उसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम इतना मान लें कि इसको हम एक्स वाई जेड निर्देशांक कहते थे निर्देशांक ज्यामिति में, अब कहेंगे इसको दिक् अनुपात। अगर मुझे ओपी पता करना है परिमाण, तो इसका मतलब ये जो निशान है ओपी के आगे, जो आपने पहले मॉडुलस पढ़ा था, मापांक पढ़ा होगा, इस तरह के निशान का मतलब है ओ से पी तक के बीच की दूरी पता करना। और ओ से पी तक के बीच की दूरी पता करने के लिए ये जो भी हमारे पास दिक् अनुपात दे रखे हैं, अर्थात एक्स वाई जेड है, इन सब को स्क्वायर करके, और अगर मैं जोड़ दूं और फिर इसका वर्गमूल निकाल लूं, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। अब ये आया कहां से, आप लोग ध्यान करो, 11वीं क्लास में आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ी थी। इसके निर्देशांक हैं 0, 0, 0। ध्यान आ गया ना। x माइनस 0 का होल स्क्वायर, हमें तो ओपी दूरी चाहिए, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर और उसका वर्गमूल। इस तरह से मेरा ओपी ये आ जाएगा। इसी को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो सीधा आर या ओपी भी लिख सकते हैं, और ओपी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये अदिश राशि है। आर लिख दिया, पीओ लिख दिया, ओपी लिख दिया, कारण क्योंकि वो यहां से और यहां तक के बीच की केवल अदिश राशि है, परिमाण है। इसके आधार पर अब हम ये समझेंगे, जो आप ये प्रश्न देख रहे हो, सदिश ए के दिक् अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक् कोसाइन भी ज्ञात करिए। इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले दिक् अनुपात, लेकिन हमें तो वेक्टर ये दे रखा है, तो ए हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो हमारे पास दिक् अनुपात बता सकते हो क्या होगा? बिल्कुल, दिक् अनुपात हो गया 1, 1 और -2। आई कैप का जो कोफिशिएंट है 1 हो गया, जे कैप का 1, के कैप के साथ कितना लिख रहा है -2, तो 1 माइनस 2 हमारा हो गया दिक् अनुपात। अब इसकी सहायता से अगर मुझे दिक् कोसाइन निकालना है, आप लोगों ने पढ़ा था L होता है x बटा r, तो सबसे पहले मुझे निकालना है r, अर्थात अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मुझे निकालना है a का मापांक, और a का जो परिमाण है वो क्या होगा, वर्गमूल में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का वर्ग। कितना आ जाएगा आप लोग देखें, 1 जमा 1 जमा 4, 6 हो गया, अर्थात ये आ गया वर्गमूल 6। अब ये जब आ गया तब आप देखें x अपॉन r, अर्थात वह 1 बटा वर्गमूल 6। अगर मुझे m निकालना होगा तो क्या होगा, बिल्कुल ठीक बताया, y बटा r, अर्थात ये भी हो गया मेरा 1 बटा रूट 6। और अगर मुझे n निकालना होगा तो वह हो जाएगा z बटा r, अर्थात -2 बटा वर्गमूल 6।
इस प्रकार से अगर हमें कोई सदिश दे रखा है तो हम उसके दिक् कोसाइन आसानी से पता कर सकते हैं। यहां से एक और फॉर्मूला निकलता है और वो निकलता है कि अगर हमने इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, वर्ग किया और जोड़ दें, अर्थात हमने किया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कल्पना कर सकते हो कितना आएगा? सही कह रहे हो, जादू हो जाएगा। कारण इसका वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, एम का वर्ग करोगे तो वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, एन का वर्ग करोगे तो जेड स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तीनों में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर एलसीएम लेते ही ऊपर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कट जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 1। अर्थात किसी भी दिक् कोसाइन में वर्गों का योग हमेशा 1 होता है। ठीक लग रहा है ना? बहुत आसान है। आगे चलते हैं। सदिशों के प्रकार। अब किस प्रकार के सदिश होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसको जानने के बाद आप और आगे बेहतर सदिश को जान पाएंगे। शून्य सदिश। शून्य सदिश अर्थात जिसमें परिमाण ही ना हो, जिसमें परिमाण नहीं, दिशा तो है लेकिन परिमाण नहीं है। लेकिन दिशा कैसे होगी जब शून्य है? जैसे ए से ये कोई एक बिंदु है, ए और ए का ए पर ही, उसी बिंदु से उसी बिंदु पर अगर है तो जिसमें परिमाण शून्य होता है उसे हम कहते हैं शून्य सदिश। आइए अब हम मात्रक सदिश को समझते हैं। मात्रक सदिश अर्थात जिसका परिमाण 1 हो। अर्थात अगर मान लो मेरे पास कोई सदिश है ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, मुझे इसका परिमाण 1 चाहिए, तो सबसे पहले 1 निकालने के लिए मुझे इसका परिमाण निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसका पहले परिमाण निकाल लिया। और परिमाण निकालने का तरीका तो आपको आ ही गया है, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, और इस तरह से ये हो गया वर्गमूल 6। अर्थात इस वेक्टर का परिमाण मेरे पास आ गया वर्गमूल 6। लेकिन मुझे तो चाहिए 1, तो मैं क्या करूंगा, इस परिमाण से इसको भाग कर दूंगा। अर्थात ए सदिश को मैं भाग कर दूंगा ए के परिमाण से। तो भाग करने पर मेरे पास आ जाएगा 1 बटा वर्गमूल 6 आई कैप प्लस 1 बटा वर्गमूल 6 जे कैप प्लस 2 बटा वर्गमूल 6 के कैप। और ये जो आया अब जिसका परिमाण 1 होगा, ये कहलाता है ए कैप। तो किसी भी सदिश का जब परिमाण 1 हो जाए वो मात्रक सदिश कहलाता है और उसके ऊपर कैप लगा होता है। तो जब भी आप किसी पर कैप लगा देखो, समझ जाना कि इसका मात्रक 1 है, परिमाण 1 है और यह उस वेक्टर का मात्रक सदिश है। इसका उपयोग हम कहां करते हैं, एक बार मैं ग्राफ में आपको बताता हूं। ग्राफ में सबसे ज्यादा इसका हम उपयोग करते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। आप लोगों ने एक छोटी सी चीज देखी होगी, मैंने बीच में आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा। आया कहां से? वो आया इस मात्रक सदिश से। कैसे? एक्स अक्ष से 1 इकाई दूर यहां कोई बिंदु है ए, यहां पर वाई अक्ष पर 1 इकाई दूरी पर है बी और यहां 1 इकाई दूरी पर है सी। बहुत ध्यान से इसको समझना। इसका मतलब ये मेरा मात्रक हुआ, लेकिन किस दिशा में हुआ? एक्स अक्ष की दिशा में। इसलिए इसको हम कहते हैं आई कैप। अर्थात एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप अर्थात 1 यूनिट। वाई अक्ष की दिशा में अगर 1 यूनिट है वो कहलाएगा जे कैप, और अगर यही जेड अक्ष की दिशा में है तो वो कहलाता है के कैप। अर्थात किसी भी स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि या किसी भी संख्या के साथ केवल आई कैप लिख रहा है, इसका मतलब वो
एक्स अक्ष की तरफ है। जैसे मान लो मेरे पास लिख रहा है 2i कैप, आप बता सकते हो कि सर एक्स अक्ष की तरफ 2 यूनिट है। कहीं लिख रहा होगा -3j कैप, अर्थात जेड अक्ष पर नेगेटिव साइड में, वाई अक्ष पर नेगेटिव साइड में -3 है। तो ये परिमाण और एक परिमाण है वो जे कैप। तो आई कैप, जे कैप और के कैप एक प्रतीक होते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के। इसके बाद आता है आपका सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सदिश पढ़ते समय पढ़ा था कि इसका ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। अगर प्रारंभिक बिंदु से एक से ज्यादा यदि सदिश शुरू हो जाए तो ऐसे सदिश जिन सबका शुरुआती बिंदु एक हो वो सभी सहआदिम सदिश कहलाते हैं। है ना आसान? संरेखीय सदिश, संरेखीय समझने के लिए आपको 11वीं और 10वीं में आपने कोलिनियर पॉइंट पढ़े हैं कि जी एक रेखाखंड पर जितने भी बिंदु हों वो सब संरेखीय कहलाते हैं। लेकिन सदिश के साथ और है, सदिश दिशा बताता है, इतना सही तो जोड़ना है। एक ही दिशा में जितने भी सदिश होंगे वो सब संरेखी सदिश हो गए। यानी इस दिशा में ये भी है, इस दिशा में ये भी है, इस दिशा में ये भी है, ये सब हमारे संरेखीय सदिश होंगे। इसमें छोटा सा पेज जिस पर क्वेश्चन भी है वो क्या आता है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं कि एक बार प्रश्न आया था समझने के लिए कि आपको ये कोई वेक्टर है, एक बिंदु यहां ए है, यहां बी है। अब ए बिंदु है, इसके मान लो निर्देशांक हैं 1 1 1, बी के निर्देशांक हैं 2 2 2। 1 1 1 निर्देशांक यानी यहां से यहां तक की दूरी, बी का मतलब यहां से यहां तक की दूरी। ये दोनों दूरियों में अगर आप ध्यान से देखो तो ये दूरी कुछ और आएगी, ये दूरी कुछ और आएगी। दूरी अलग हो सकती है लेकिन दोनों की दिशा समान है। अधिकांश बच्चे गलतफहमी में क्या आते हैं कि जी दूरी भी बराबर होगी तब वो संरेखीय होंगे। दिशा का दूरी से कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान आ गया? एक और पढ़ते हैं समान सदिश। समान सदिश में अब यहां संरेखीय सदिश शामिल हो जाता है। ऐसे सदिश जिनकी दिशा भी वही हो और परिमाण भी समान हो। दिशा और परिमाण दोनों यदि समान हैं तो वह समान सदिश कहलाता है। मतलब क्या है इसको आप समझ लें। मान लो आपके पास एक सदिश है 2i कैप प्लस जे कैप, वहीं दूसरा है i कैप प्लस 2j कैप। दोनों का अगर आप परिमाण निकालोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा यहां भी वर्गमूल 5 है और यहां भी वर्गमूल 5 है। परिमाण दोनों का बराबर है लेकिन ये सदिश बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो ये आप देख रहे हो i के साथ 2 और यहां i के साथ 1, यहां j के साथ 1, यहां j के साथ 2, इसका मतलब इनकी दिशा समान नहीं है। एक मैंने अभी उदाहरण लिखा था, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं आपको। इसके निर्देशांक थे 1 1 1, इसके निर्देशांक हैं 2 2 2 मान लो, तो ये OA और OB या AB, 3 सदिश हो गए ना, OA, AB और OB। आपको ध्यान आएगा कि अगर हम OA की परिमाण निकालेंगे तो कुछ और आएगा, OB का निकालेंगे तो वो कुछ और आएगा क्योंकि हम 0 से 2 तक की दूरी हो गई। लेकिन अगर मैं AB के दूरी निकालूंगा तो वह OA के बराबर आएगी। लेकिन सदिश अगर मैं देखूं, दिशा देखूं, तो इसकी दिशा हो गई 2i कैप 2j कैप 2k कैप।
आई कैप, जे कैप, के कैप, अर्थात दिशा समान होगी लेकिन परिमाण अलग अलग हैं, इसलिए ये समान नहीं होगा, यानी ओ ए और ओ बी बराबर नहीं होगा, लेकिन ओ ए और ए बी बराबर भी होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा भी समान है और दोनों का परिमाण समान है। एक अदिश का सदिश से गुणनफल। गुणनफल में अदिश और सदिश, अर्थात हमारे पास है कोई 2i कैप ए वेक्टर। मान लो मुझे इसी को 2a वेक्टर करना है तो ये हो गया 4i कैप। मान लो मेरे पास ए वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, मुझे अगर इसे हाफ ए करना है तो आपने वो पिछले बार भी देखा था, हमने हाफ से सबको इनटू कर देंगे, यानी हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस हाफ के कैप। इस प्रकार से अदिश और सदिश का गुणनफल होता है। एक और नई चीज देखते हैं। अगर आप देखोगे एक सदिश के घटक, हम केवल नाम दे रहे हैं, पढ़ तो हम इनको पहले ही चुके हैं। जैसे आपने पढ़ा, मान लो a बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ध्यान से देखना, आई कैप, जे कैप और के कैप क्या हो गए? बिल्कुल एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के मात्रक सदिश, लेकिन इनके साथ लिख रखा है एक्स, वाई और जेड। इसका मतलब एक्स, वाई और जेड ये मेरे कहलाएंगे अदिश घटक, क्योंकि बिना आई कैप, जे कैप और के कैप के तो ये सिर्फ परिमाण है ना आसान। तो एक्स, वाई, जेड कहलाएंगे अदिश घटक। और यदि इनके साथ आई कैप, जे कैप और के कैप लग जाएगा तब ये कहलाएंगे सदिश घटक, अर्थात ये कहलाया अदिश घटक और एक्स आई कैप, वाई जे कैप तथा जेड के कैप। फिर ध्यान दिला रहा हूं, अगर आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ संख्या लिख रही है वो कहलाएगी सदिश घटक, और अगर आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं है तब कहलाएगी अदिश घटक। आइए इसके बाद हम और आगे देखते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या होता है। मान लो मेरे पास एक बिंदु है P जिसके की निर्देशांक हैं x1, y1 और z1। एक दूसरा बिंदु है Q, इसके निर्देशांक हैं x2, y2 और z2। मुझे निकालना है P से Q का सदिश। अब आप देख सकते हो ये मेरा ग्राफ है। अगर ग्राफ है तो O से P का स्थिति सदिश, O से Q का स्थिति सदिश, उसके हिसाब से मैं जब PQ निकालूंगा तो वह क्या हो जाएगा, आप उसे ध्यान से देख लें। PQ मेरे पास हो जाएगा Q के अदिश घटक में से P के अदिश घटक माइनस करना, अर्थात x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, और इसी तरह से तीसरा हो जाएगा z2 माइनस z1 के कैप। है ना आसान। इसके दो प्रश्न देखते हैं, छोटे छोटे से हैं। x, y और z के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश a और b समान हो। हम पढ़ चुके हैं समान सदिश का मतलब होता है दिशा भी सेम होना और उनका परिमाण सेम होना। तो यदि a और b बराबर है तो आप देख सकते हो कि x आई कैप है, वहां 2 आई कैप है, तो x की मान कितना होना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा, 2 होना चाहिए। 2 जे कैप और 2 वाई जे कैप है तो y का मान कितना होना चाहिए? 2 होगा, तभी समान दिशा होगी। z के कैप और k कैप, यहां z है वहां 1 है, अर्थात z का मान भी 1 होना चाहिए। जब इनके घटकों के मान समान होंगे तब वो एक ही दिशा में होंगे। अब आते हैं सदिश दूसरा है। सदिश a दे रखा है,
इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इसे हम पहले देख ही चुके हैं। मात्रक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या करना होगा, मापांक निकालना होगा, और मापांक निकालने के बाद यानी परिमाण निकालने के बाद फिर ए कैप निकालने के लिए ए सदिश को हम इसके मापांक से भाग कर लेंगे। आप लोग करके देखना, आपको बहुत आनंद आएगा और आपकी समझ में आएगा।